Hi, this is Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great and a very warm welcome if you are coming to the channel for the very first time. What we are going to cover in this revision lecture, we are going to revise your essay 220. लेकिन इससे पहले if you are coming to the channel for the very first time and if you have not subscribed to the channel as of yet, do subscribe to the channel for more videos relating to CA inter audit and CA final audit. अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो then you must know कि हम आपकी सीए इंटर ऑडिट की डिटेल्ड रिवीजन सीरीज कर रहे हैं और ये आपका एसे नंबर 220 है जो हम उस डिटेल्ड रिवीजन सीरीज में कवर करने वाले हैं। स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्टैंडर्ड कि ये स्टैंडर्ड है क्या, ये स्टैंडर्ड ऑडिटर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, इस स्टैंडर्ड में कौन कौन से टर्म यूज हुए हैं। तो आपके स्टैंडर्ड का नंबर बताओ सबसे पहले क्या है। आपके स्टैंडर्ड का नंबर है एसे नंबर 220 और एसे नंबर 220 बात करता है क्वालिटी की। किसकी बात करता है? इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी। इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी किसकी क्वालिटी? इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ ऑडिट। इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ ऑडिट। आपका स्टैंडर्ड 220 बताता है कि आपकी इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो कोई ऑडिट करे उस ऑडिट की क्वालिटी को इंश्योर करना। ये स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर के ऊपर मतलब आपके इंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर। अब इंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट में, ठीक है। अभी ये समझो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके ऑडिटर की। ये ऐसे कहता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एलिमेंट्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के, जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कौन से हैं वो भी आपका स्टैंडर्ड बताता है कि कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स है। स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी एलिमेंट्स है क्वालिटी कंट्रोल के, आपके इंगेजमेंट पार्टनर को उन एलिमेंट्स का कंप्लायंस करना है जब भी वो कोई भी इंगेजमेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हु इज दिस इंगेजमेंट पार्टनर, कि आप इंगेजमेंट पार्टनर किसे कहोगे। तो आपका स्टैंडर्ड कहता है कि इंगेजमेंट पार्टनर का मतलब होगा कोई भी पार्टनर। इंगेजमेंट समझते हो क्या होता है? इंगेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी ऑडिट आपको मिली है, जो भी काम आपको मिला है, आप उसको कहते हो इंगेजमेंट। इंगेजमेंट पार्टनर का मतलब कोई भी पार्टनर या कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर, कोई भी पर्सन जो एक तो मेंबर है इंस्टीट्यूट का प्लस उसके साथ साथ वो क्या है, वो है फुल टाइम प्रैक्टिस में। एक तो मेंबर है और दूसरा क्या है, फुल टाइम प्रैक्टिस में है और जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी को इंश्योर करने की, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि आपकी इंगेजमेंट प्रॉपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करे, लॉ और रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट के साथ अप्लाई करे और एक वो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट को इश्यू कर सके, ठीक है। तो आप उसको कहोगे इंगेजमेंट पार्टनर। और आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं किसके, क्वालिटी कंट्रोल के, जो भी एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के, उन एलिमेंट्स का कंप्लायंस करना। और आपके इस स्टैंडर्ड में हम उन्हीं एलिमेंट्स को डीप में डिस्कस करेंगे। दूसरा वर्ड जो आपको बार बार इस स्टैंडर्ड में सुनने को मिलेगा वो है इंगेजमेंट टीम के मेंबर। इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपकी इंगेजमेंट टीम का हिस्सा होते हैं, क्योंकि कोई भी इंगेजमेंट, कोई भी ऑडिट सिर्फ एक सिंगल बंदा कैरी नहीं करता, एक पूरी की पूरी टीम जाती है उस ऑडिट को करने के लिए। तो उन मेंबर्स को कहते हैं, उस टीम में जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स। तो अब आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? स्टैंडर्ड का नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टैंडर्ड बात करता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करे जब भी वो ऑडिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब कौन कौन से एलिमेंट है क्वालिटी कंट्रोल के? मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको अभी क्या 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 बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी क्वालिटी के एलिमेंट्स का कंप्लायंस इंश्योर करे। तो कौन कौन से वो क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट है? स्टैंडर्ड कहता है टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। आप इसका निमोनिक याद कर सकते हो महल करके, ऑल्दो मैं निमोनिक्स को सपोर्ट नहीं करती, बट अगर आपको इजी लगता है यू कैन यूज दिस निमोनिक। एनीवेज कौन कौन से 6 एलिमेंट्स हैं? पहला एलिमेंट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। आपका स्टैंडर्ड कहता है कि आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी इंगेजमेंट को लीड करे, वो आपकी इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को लीड करे ताकि वो अपनी ऑडिट की क्वालिटी को इंश्योर कर सके। दूसरा एलिमेंट
एलिमेंट है कि आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी इंगेजमेंट की एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस को इंश्योर करें, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं जो हम आपके स्टैंडर्ड 200 में भी पढ़ के आए हैं। ऐसे 200 की रिवीजन भी चैनल पे अवेलेबल है और स्टैंडर्ड में क्या लिखा है कि कौन कौन सी आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ आपके ऑडिटर को कंप्लायंस करना पड़ता है। तो वो थी आपकी नंबर 1 ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। उसके साथ साथ हमारे एंगेजमेंट पार्टनर को यह भी देखना कि उसकी एंगेजमेंट इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लायंस कर रही है, मतलब कोई भी एंगेजमेंट में थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं है। तीसरा एलिमेंट है कि वो ये इंश्योर करेगा कि जो भी आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट करी है, जो भी एंगेजमेंट का आप कॉन्टिन्यूएंस कर रहे हो, वो एंगेजमेंट का एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस एप्रोप्रिएट है। मतलब अगर ऐसे 210 में जो भी आपने बातें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपने एंगेजमेंट का एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस किया है। चौथी चीज, इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब यहां पे है एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स। तो आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपकी फर्म की ह्यूमन रिसोर्सेज है, फर्म के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपकी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं, उनका प्रॉपर सिलेक्शन हो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन दी जाए, ETC। तो आपकी फर्म एक प्रॉपर पॉलिसीज बनाती है, प्रोसीजर्स बनाती है इन रिलेशन टू योर पर्सोनल राइट। इनको कहते हैं आप ह्यूमन रिसोर्सेज। फिफ्थ एलिमेंट है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कि आपका एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि जो भी आपकी इंगेजमेंट है उसकी परफॉर्मेंस एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, आपकी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से होनी चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होनी चाहिए, लॉ रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। सिक्स्थ एलिमेंट है मॉनिटरिंग। अल्टीमेटली वो आपकी फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू क्वालिटी को भी मॉनिटर करेगा। तो ये 6 एलिमेंट है जो हमें ब्रीफ में डिस्कस करने हैं। अब ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया, आपको ये एलिमेंट कौन कौन से हैं क्वालिटी कंट्रोल के, ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए और यही 6 एलिमेंट्स हम आपके पूरे के पूरे स्टैंडर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला एलिमेंट क्या था? पहला एलिमेंट है दैट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट। ये एलिमेंट क्या कहता है कि आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि इंगेजमेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है। या तो आप इसे कहोगे कि कोई भी पार्टनर या कोई भी पर्सन जो आपकी फर्म में मेंबर है, प्लस उसके साथ साथ वो फुल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए, जिसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी फर्म की ऑडिट की क्वालिटी को इंश्योर करे, तो आप उसको कहोगे कि ये इंगेजमेंट पार्टनर है। तो ये पॉइंट कहता है कि इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे क्वालिटी को, कि वो एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे, वो लीड एज अ लीडर एक्ट करे राइट। और उसके साथ साथ उसको इन फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना है, इन सारी चीजों के ऊपर एम्फेसिस देना है। कौन कौन सी चीजें? नंबर 1, आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस को इंश्योर करना। मेरे साथ बोलो कि आपके बहुत सारे बच्चों को स्टैंडर्ड मुश्किल लगता है क्योंकि उनको इस स्टैंडर्ड का सर पैर नहीं समझ में आता कि क्या बात कर रही है, किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो मेरे साथ बोलो कि आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस को इंश्योर करना। किस चीज का कंप्लायंस? आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी फर्म की इंगेजमेंट कंप्लायंस करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लॉ और रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट के साथ। उसके साथ साथ आपकी फर्म की जो भी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बनाई हुई है, आपकी फर्म ने जो भी प्रोसीजर्स हैं, उसके साथ कंप्लायंस को इंश्योर करना आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट को इश्यू करे विच इज राइट इन द सर्कमस्टांसेस। आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी टीम में एक ऐसा माहौल क्रिएट करे, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि जो आपके एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं बिना किसी डर के अपने कंसर्न को रेज कर सके, अपनी प्रॉब्लम को आपके एंगेजमेंट पार्टनर को बता सके। उसके साथ साथ आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज के ऊपर एम्फेसिस डालना, इस चीज के ऊपर फोकस डालना कि क्वालिटी एक एसेंशियल एलिमेंट है फॉर द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, की आपकी टीम जब तक एंगेजमेंट परफॉर्म करेगी उसको क्वालिटी को इंश्योर करना है। तो
तो आपके एंगेजमेंट पार्टनर को एक लीडरशिप रोल प्ले करना है, एज ए लीडर एक्ट करना है और इन सारी चीजों का इंश्योर करना है। ये आपका स्टैंडर्ड 220 कहता है कि आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही हैज टू एक्ट एज ए लीडर एंड हैज टू फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल का एलिमेंट है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये बात करता है कि आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलर्ट रहे, अलर्ट मतलब वो सावधान रहे फॉर एनी एविडेंसेस, कि जब भी वो ऑडिट कर रहा है ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, ही शुड रिमेन अलर्ट कि क्या उसे कोई एविडेंस दिखता है जो एविडेंस एक इंडिकेशन हो सकता है नॉन कंप्लायंस of ethical requirements, non compliance of ethical requirements। ethical requirements applicable होती हैं आपके engagement partner के ऊपर और engagement team के लोगों के ऊपर। तो ये पॉइंट कहता है कि आपके engagement partner की responsibility है कि वो alert रहे in relation to any evidence, जो evidence एक indication हो सकता है non compliance by your engagement members of any ethical requirements। और वो कैसे alert रहेगा, वो इंक्वायरी कर सकता है आपके engagement team के लोगों को और उसके साथ साथ उनको देख सकता है कि क्या उन्होंने किसी भी एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ नॉन कंप्लायंस किया है कि नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। अगर उसको कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो जाता है, अगर उसको कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कि जहां पे उसको लगता है कि जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स मेरी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होती थी, मेरी एंगेजमेंट टीम के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होती थी, वो उन्होंने कंप्लाई नहीं की है, मतलब देयर इज एनी नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको अभी अभी इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताई, तो आपका एंगेजमेंट पार्टनर इस मैटर को जाके कंसल्ट करेगा आपकी फर्म के साथ और एक एप्रोप्रिएट एक्शन वो डिसाइड करेगा कि हम इस नॉन कंप्लायंस को कैसे खत्म कर सकते हैं। ही विल डिसाइड द एप्रोप्रिएट एक्शन। उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, सो दिस वाज योर सेकंड एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज एथिकल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड एलिमेंट नहीं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में एक और एलिमेंट आता है दैट इज इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस को भी हम ब्रीफ में कवर करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 में। इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एंगेजमेंट पार्टनर की। आपका एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि जो भी आपकी एंगेजमेंट है वो इंडिपेंडेंस के साथ हो, वो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करे और इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपका एंगेजमेंट पार्टनर ये सारी चीजें करेगा। कौन कौन सी चीजें? आपका एंगेजमेंट पार्टनर आइडेंटिफाई करेगा उन सर्कमस्टांसेस को, मतलब वो अलर्ट रहेगा इन रिलेशन टू दोज सर्कमस्टांसेस जो आपके एंगेजमेंट टीम के लोगों की इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट राइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक थ्रेट होता है फेमिलियरिटी थ्रेट, तो वो ये देखेगा कि क्या कोई एंगेजमेंट टीम का मेंबर का कोई रिश्ता तो नहीं है क्लाइंट के साथ, क्योंकि अगर रिश्ता है तो वहां पे एक थ्रेट आ जाता है, फेमिलियरिटी थ्रेट, और वो थ्रेट आपकी एंगेजमेंट के ऊपर भी एक थ्रेट अराइज करता है। दिस टाइप ऑफ थ्रेट्स आर नोन एज द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। तो ये पॉइंट कहता है कि आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंश्योर करना है कि आपकी एंगेजमेंट इंडिपेंडेंस के साथ हो और आपका ऑडिटर मतलब आपका एंगेजमेंट पार्टनर ये इंश्योर करने के लिए उन सर्कमस्टांसेस को लेकर अलर्ट रहेगा दैट मे बी इंडिकेटिव और दैट आर गिविंग थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। राइट, वो कैसे करेगा इस चीज को इंश्योर? वो इस सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा फर्म से। राइट, वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपके एंगेजमेंट पार्टनर के जो मेंबर्स हैं, आपके एंगेजमेंट टीम के जो लोग हैं, उनका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है आपके क्लाइंट के साथ, या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, क्या कोई इंटरेस्ट है आपके क्लाइंट के साथ या कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि अगर जब वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा था, अगर उसको कोई ब्रीच आइडेंटिफाई होता है, मतलब उसको कोई भी लॉ या रेगुलेशन का कोई ब्रीच आइडेंटिफाई होता है, तो वो उस ब्रीच को इवेल्युएट करेगा कि क्या उस ब्रीच की वजह से, मतलब उस नॉन कंप्लायंस की वजह से मेरी इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा है। और अगर उसको लगता है कि कोई थ्रेट आ रहा है तो उस केस में ही विल टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन, ताकि वो उस थ्रेट को या तो एलिमिनेट कर सके या फिर उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सके। सो दिस वाज योर सेकंड एलिमेंट। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ योर ऑडिट। फिर आता है तीसरा एलिमेंट, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड क्वालिटी, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ये बात करता है कि आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को इंश्योर करना कि आपकी
आपकी फर्म एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर को फॉलो करे, आपकी फर्म एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर को फॉलो करे इन रिलेशन टू द एक्सेप्टेंस एंड द कंटिन्यूअल ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। की मतलब जब भी वो पहली बार किसी भी इंगेजमेंट को हाँ भरती है या फिर वो पहले से उस एंटिटी की ऑडिट करती आ रही है और वो उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती है, तो उस केस में वो कोई भी एक्सेप्टेंस देने से पहले, कंटिन्यू करने से पहले क्या इंश्योर करे कि आपकी मैनेजमेंट ने एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो करा है इन रिलेशन टू द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअल ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल ऐसे 210 में क्या बात लिखी हुई है कि आपकी मैनेजमेंट को प्री कंडीशन ऑफ, आपकी मैनेजमेंट को क्या इंश्योर करना पड़ेगा, आपकी प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आपकी मैनेजमेंट जब एक्सेप्टेंस देती है तो आपकी मैनेजमेंट पहले प्री कंडीशंस को चेक करेगी। उसके साथ साथ ऐसे 220 में जो अभी हम पढ़ के आए कि उसको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आपकी इंगेजमेंट टीम के लोग हैं वो एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस कर रहे हो, मतलब आपके पास नेसेसरी कैपेसिटी होनी चाहिए, नेसेसरी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उतने रिसोर्सेज होनी चाहिए, कोई इंडिपेंडेंस पे थ्रेट नहीं आना चाहिए बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअल ऑफ योर क्लाइंट रिलेशनशिप। तो आपकी जो फर्म है वो एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो कर रही है इन रिलेशन टू द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। इस चीज को इंश्योर करना आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो एक फर्म को फोर्स कर सकती है कि वो विड्रॉ कर जाए इंगेजमेंट से। मतलब देखो हमने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा कि आपके एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को इंश्योर करना कि आपकी एंटिटी, आपकी फर्म जब भी एक्सेप्टेंस देगी या फिर किसी भी क्लाइंट के रिलेशनशिप के साथ कंटिन्यूअल कर रही है, उसको ये इंश्योर करना है कि आपकी फर्म एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस देने से पहले एप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो करे। उसके साथ साथ अगर आपके एंगेजमेंट पार्टनर को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो इंफॉर्मेशन अगर उसको पहले से पता होती तो वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, उस केस में उसको इस मैटर को इमीडिएटली जाके अपनी फर्म को बताना है। और कई बार ये इंफॉर्मेशन इतनी सिवियर होती है कि वो आपके एंगेजमेंट पार्टनर को, मतलब आपकी फर्म को उस कंडीशन में लेके आती है कि वो विड्रॉ कर देती है एंगेजमेंट से। तो ये वही मैटर्स हैं, वही एग्जांपल्स है कि कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके एंगेजमेंट पार्टनर को मिल सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो आपके एंगेजमेंट पार्टनर को फोर्स करे टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो नंबर 1 कि आपका एंगेजमेंट पार्टनर, आपकी एंगेजमेंट टीम जब ऑडिट कर रहे थे तो उनको एक डाउट अराइज हुआ अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी ओनर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब उसको पता लगा कि जो आपकी एंटिटी की मैनेजमेंट है, टीसीडब्ल्यूजी है, जो आपके केएमपीज हैं, वो ऑनेस्ट लोग नहीं है, वो झूठे लोग हैं। तो अगर आपकी मैनेजमेंट के लोग झूठे हैं तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनाई होगी तो वो भी गलत होगी। मतलब आपका ऑडिटर का एक डाउट अराइज हो सकता है अबाउट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेट है या नहीं। तो उस केस में हो सकता है कि आपका ऑडिटर विड्रॉ करे ऑडिट एंगेजमेंट से। दूसरा पॉइंट, कंपिटेंसी, टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो एंगेजमेंट टीम है, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं है कि जो भी आपकी एंगेजमेंट है मैं उसको कंप्लीट कर पाऊं। उस केस में भी आपका ऑडिटर, आपका एंगेजमेंट पार्टनर विड्रॉ कर सकता है ऑडिट एंगेजमेंट से। तीसरा कि आपकी कोई भी एथिकल रिक्वायरमेंट का ब्रीच हो रहा है। अभी हमने ऊपर देखा कि एथिकल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती हैं। तो अगर आपके ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कोई भी एथिकल रिक्वायरमेंट का ब्रीच हो रहा है और वो कोई भी एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले सकता टू करेक्ट दैट ब्रीच, इन दैट केस वो विड्रॉ कर लेगा ऑडिट एंगेजमेंट से। या कोई भी मैटर उसको पिछले साल की ऑडिट या करंट ईयर की ऑडिट में मिला है जिसकी वजह से वो अपनी ऑडिट एंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी मैनेजमेंट ने आपके ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, उस केस में भी वो विड्रॉ कर जाएगा ऑडिट एंगेजमेंट से। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि आपके एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है कि आपकी फर्म या आपका एंगेजमेंट पार्टनर जब भी एक्सेप्टेंस करे क्लाइंट के रिलेशनशिप की या जब भी कंटिन्यूअल करे क्लाइंट के रिलेशनशिप की, तो उसको इंश्योर करना है कि इस एक्सेप्टेंस और इस कंटिन्यूअल के लिए आपका एंगेजमेंट पार्टनर, आपकी फर्म एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर को फॉलो करती है और उसके साथ साथ उसको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है कि अगर उसको बाद में जाके कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो इंफॉर्मेशन उसको बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट में नहीं थी, अगर उसको वो इंफॉर्मेशन पहले से पता होती तो वो ऑडिट को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसको इस मैटर को इमीडिएटली जाके अपने एंगेजमेंट टीम के लोगों को बताना है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से वो एग्जांपल्स है, कौन कौन से वो सिचुएशंस है जिस सिचुएशंस में मेरा एंगेजमेंट पार्टनर, मेरा ऑडिटर हमारे एंगेजमेंट से विड्रॉ कर सकता है। फिर आता है आपका अगला एलिमेंट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल दैट टॉक्स अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। ये पॉइंट कहता है कि जब भी आपकी
आपकी फर्म, जब भी आपकी फर्म, ऐसा SQC 1 में भी लिखा है कि जब भी आपकी फर्म ऑडिट करेगी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, उस टाइम पे आपकी फर्म को क्या करना है, आपकी फर्म को एस्टैब्लिश करनी है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्या एस्टैब्लिश करनी है? उसको पॉलिसीज बनानी है, प्रोसीजर्स बनानी है। वो पॉलिसीज, वो प्रोसीजर्स जो एड्रेस कर सके, जो एड्रेस कर सके पर्सोनल के इश्यूज को, कि जो मैटर आपके ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करते हैं, ये पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो उन मैटर के साथ डील कर सके, ताकि आपकी फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। तो अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से पर्सोनल इश्यूज होते हैं जो आपकी ये पॉलिसीज डील करती है। तो ये पॉलिसीज मोस्टली डील करती है कि आपकी फर्म का प्रोसीजर क्या होगा इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सोनल। दूसरा, आपकी जो फर्म है वो परफॉर्मेंस कैसे इवेलुएट करती है अपने एंगेजमेंट टीम के लोगों की, उनकी कैपेबिलिटी को कैसे एक्सेस करती है, उनकी कंपिटेंस को कैसे एसेस करती है, मतलब उनकी नॉलेज को कैसे चेक करती है, आपकी फर्म में प्रमोशन करने का तरीका क्या है, कंपनसेशन किस बेसिस पे देते हो, और आप अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो आपके पर्सोनल है, उनकी नीड्स को कैसे एस्टिमेट करते हो, मतलब आप कैसे अंदाजा लगाते हो कि आपके ह्यूमन रिसोर्स को क्या चाहिए। तो ये सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हिस्सा बनती है आपके पर्सनल इश्यूज का। फिर आता है कि आपकी जो पॉलिसीज होंगी वो एड्रेस करती हैं इन पर्सनल इश्यूज को, और ये एनेबल करता है आपकी फर्म को ये असर्टेन करने के लिए कि जब भी आपकी फर्म के पास कोई भी एंगेजमेंट आएगी तो आपकी फर्म को कितने एंगेजमेंट मेंबर्स लगेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, मतलब किस टाइप के एंगेजमेंट टीम के लोग लगेंगे, उनका एक्सपीरियंस कितना होगा। ये सारी चीजें, ये पॉलिसीज, ये प्रोसीजर्स हेल्प करती हैं आपकी फर्म को in relation to taking this decision. So this is your fourth element that talks about human resources. आपका फिफ्थ एलिमेंट आता है that is engagement performance. ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया कि engagement performance का मतलब है कि आपकी फर्म इंश्योर करे कि जो भी engagement आप परफॉर्म कर रहे हो वो engagement क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस करे, लॉ के साथ कंप्लायंस करे, रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस करे। यही बातें यहां पे लिखी है कि फर्म इस बात को इंश्योर करेगी कि वो एक पॉलिसी बनाए, प्रोसीजर बनाए, मतलब फर्म के खुद के पॉलिसीज होंगे, प्रोसीजर्स होंगे जो इसको एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर सके कि फर्म ने जो भी एंगेजमेंट करी है वो एंगेजमेंट कैसे करी है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करी है और लॉ और रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करी है, और इस बात को भी इंश्योर कर सके कि आपकी फर्म में क्वालिटी कंट्रोल की कंसिस्टेंसी है, मतलब जो भी ऑडिट हो रही है दैट ऑडिट इज एज पर द क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड, राइट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, ये भी एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से वो मैटर है जो आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डील करता है। मतलब हमने अभी क्या सीखा कि आपकी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को एस्टेब्लिश करे, आपकी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को एस्टेब्लिश करे ताकि वो क्वालिटी को इंश्योर कर सके, ताकि वो अपनी ऑडिट को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से कर सके। तो वो कौन कौन से मैटर हैं जो आपकी पॉलिसीज और इस पॉलिसी और प्रोसीजर का हिस्सा बनते हैं। तो नंबर 1, आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर है, आपकी जो फर्म है, वो ब्रीफिंग कैसे करती है, मतलब जब भी कोई भी नई ऑडिट आती है, जब भी वो ऑडिट आती है तो उस ऑडिट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एंगेजमेंट पार्टनर, आपकी फर्म इस बात को अपने एंगेजमेंट टीम के लोगों को कैसे बताती है, तो उसकी ब्रीफिंग कैसी होती है, ये आपकी उस पॉलिसी और उस प्रोसीजर में डिफाइंड होगा। दूसरा, आपकी क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, ये भी उस पॉलिसीज और प्रोसीजर में लिखा होता है। आपकी क्या पॉलिसीज है कि आप अपने एंगेजमेंट स्टाफ को कैसे रिक्रूट करते हो, उनके काम को कैसे सुपरवाइज करते हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे देते हो, जो भी एंगेजमेंट टीम के लोग आपको काम करके देते हैं उनके किए हुए काम का रिव्यू कैसे करते हो, दैट ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी काम आप करते हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का नेचर कैसा है, किस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन
डॉक्यूमेंटेशन होती है, किस एक्सटेंट तक डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो भी पॉलिसीज और प्रोसीजर का हिस्सा बनता है। और आपका क्या प्रोसीजर है, अपडेशन ऑफ दिस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये सारे के सारे मैटर्स आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में आते हैं, जो आपकी फर्म को बनानी पड़ती है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो भी इंगेजमेंट वो परफॉर्म करे वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। नेक्स्ट एलिमेंट आता है आपके क्वालिटी कंट्रोल का, दैट इज मॉनिटरिंग। और ये आपका लास्ट एलिमेंट है। क्या बात कहता है ये कहता है कि फर्म को क्या बनानी पड़ेगी, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। फर्म को क्या बनाना पड़ेगा, पॉलिसीज और प्रोसीजर, किस चीज के लिए, ताकि वो इवैल्यूएशन कर सके। मतलब देयर शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, देयर शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग, किस चीज की, जो भी आपके फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है, जो भी हमने ऊपर पॉलिसीज पढ़ी, जो भी हमने ऊपर प्रोसीजर्स पढ़ा, उनका कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन हो सके, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग हो सके एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शन हो सके ऑफ द कंप्लीटेड इंगेजमेंट। मतलब कि देयर शुड बी अ सिस्टम कि जो इंगेजमेंट आपने खत्म कर दी, जो काम आपने एक बार खत्म कर दिया, उस काम का पीरियोडिक इंस्पेक्शन कैसे हो सकता है। मतलब कि इन ऑर्डर टू इंश्योर, इन ऑर्डर टू चेक कि जो काम आपने खत्म कर दिया उस काम को क्या आपने अच्छे तरीके से किया या नहीं किया। तो इस चीज का एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है डायरेक्ट, क्या कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग, कि हम क्यों करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ द कंप्लायंस विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। हम इस मॉनिटरिंग प्रोसेस को इसलिए करते हैं ताकि हम इवैल्यूएशन कर सके तीन चीजों की इवैल्यूएशन, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमारी फर्म ने जब भी अपनी एंगेजमेंट को किया तो उस टाइम पे उसने अधरेंस किया, उसने कंप्लायंस किया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ, लीगल रिक्वायरमेंट के साथ, और कोई भी अगर उसके ऊपर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लगती है उसके साथ साथ ये इंश्योर करना कि आपकी मैनेजमेंट ने जो भी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बनाई हैं, जो भी क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स बनाई हैं, दोज पॉलिसीज दोज प्रोसीजर्स शुड बी इंप्लीमेंटेड एप्रोप्रिएटली। एंड इस बात को इंश्योर करना कि आपके इंगेजमेंट, आपकी जो फर्म की पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं इन रिलेशन टू क्वालिटी, आपकी इंगेजमेंट टीम के लोग, आपके जो भी पर्सोनल हैं, उसको एप्रोप्रिएटली अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। सो दिस वाज योर SA 220, जो बात करता है 6 क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स को लेकर, और आपके इंगेजमेंट पार्टनर को इन क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट के साथ कंप्लायंस को इंश्योर करना है। तो कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं, एक बार ब्रीफ में जाते जाते समरी कराओ। नंबर 1 कि आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक लीडर का काम करे, वो इंपेसिस डाले कि जब भी वो ऑडिट करेगा, वो ऑडिट आपके क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई कर रही है, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रोसीजर्स के साथ कंप्लाई कर रही है। दूसरा था कि आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि उसकी इंगेजमेंट और इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स कंप्लायंस करे एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तीसरा एलिमेंट था कि जब भी आपकी फर्म एक्सेप्टेंस देगी किसी भी क्लाइंट के रिलेशनशिप को, या फिर कंटिन्यूस करेगी क्लाइंट के रिलेशनशिप का, उस टाइम पे उसको इंश्योर करना है कि वो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर को फॉलो करे। फिर हमने देखा कि आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए कि कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं इन रिलेशन टू द पर्सोनल, कौन कौन से इश्यूज वो एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनको कंपनसेशन कैसे मिलेगी, ETC ये सारे मैटर आपकी फर्म को हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि जब भी उसके पास कोई भी इंगेजमेंट आएगी उसको कितने नंबर ऑफ इंगेजमेंट टीम के लोग लगेंगे, और उनकी कैपेबिलिटीज कैसी होनी चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंस कैसी होनी चाहिए। फिर अगला हमने पॉइंट देखा कि आपके इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए ताकि आपकी फर्म एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके इन रिलेशन टू द क्वालिटी, ताकि आपकी फर्म आपके इंगेजमेंट को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड और लॉ और रेगुलेशन के साथ परफॉर्म कर सके। फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि उसके साथ साथ आपकी फर्म के पास पॉलिसीज प्रोसीजर्स भी होनी चाहिए फॉर द प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कि आपका प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन कौन से चेंजेस आपको करने की नीड है, आपकी इंप्लीमेंटेशंस ऑफ दिस फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएटली हो रही है या नहीं हो रही है। सो दिस वाज योर SA 220। आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा। बहुत
इन डेप्थ में तो ऑब्वियसली हम नहीं डिस्कस कर पाए स्टैंडर्ड को, रुक रुक के हम एक एक चीज़ का एग्जांपल नहीं दे पाए, रीजन बिग दैट इट इज़ अ रिवीजन क्लास। बट स्टिल अगर आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा है, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, डू subscribe to the channel because it is a new channel and it requires subscription to make this content reach out to as many students as possible. So thank you so much for coming to the channel and thank you so much for watching. Bye, have a great day.